हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 9 हिंदी क्षितिज भाग 1 से सांवले सपनों की याद पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं जाबिर हुसैन। उससे पहले लेखक के जीवन परिचय के बारे में देखेंगे। साहित्यकार जाबिर हुसैन का जन्म सन 1945 में ग्राम नौनही राजगीर, जिला नालंदा, बिहार में हुआ था। उन्होंने अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य का अध्यापन कार्य किया। उन्होंने सक्रिय राजनीति में भाग लेना शुरू किया और सन 1977 में बिहार की मुंगेर विधानसभा क्षेत्र के विधायक चुने गए तथा मंत्री बने। सन 1995 में बिहार विधान परिषद के सभापति बने तथा लंबे समय तक कार्य किया। वे राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ श्रेष्ठ लेखक भी हैं। जाबिर हुसैन की प्रमुख रचनाएं हैं जो आगे हैं: डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, एक नदी रेत भरी। वे हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी भाषा में लेखन कार्य करते थे। जाबिर हुसैन ने अपनी रचनाओं में आम आदमी के संघर्षों को व्यक्त किया है। प्रस्तुत पाठ में सालिम अली के जीवन की अनेक घटनाओं को स्पर्श करते हुए यह बताया गया है कि किस विशेष घटना ने अली साहब को पक्षी प्रेमी बना दिया। वास्तव में सालिम अली के माध्यम से पर्यावरण के संरक्षण की महत्ता को रेखांकित करना इस पाठ का मूल उद्देश्य है। सांवले सपनों की याद जाबिर हुसैन द्वारा लिखित संस्मरण है, जो प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली को समर्पित है। यह संस्मरण जून 1987 में सालिम अली की मृत्यु के बाद डायरी शैली में लिखा गया है। सालिम अली की मृत्यु से दुखी लेखक ने अपने दुख और अवसाद को इस पाठ के रूप में व्यक्त किया है। लेखक ने सालिम अली को पक्षी विशेषज्ञ होने के साथ साथ पर्यावरण प्रेमी भी माना है। इस पाठ में सालिम अली की मृत्यु के बाद लेखक ने उनके दुख में इस कहानी को लिखा है। सुनहरे पक्षियों के पंखों पर सांवले सपनों का एक झुंड सवार है। यह झुंड मौत की वादी में जा रहा है, जिसमें सबसे आगे सालिम अली हैं। वे अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए हुए हैं। यह उनका अंतिम सफ़र है। वे उस वन पक्षी की तरह विलीन हो रहे हैं जो अंतिम गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा रहा हो, जो अंतिम गीत गाने के बाद मौत की गोद में बसा हो। इस सोए पक्षी को कोई जगाना भी नहीं चाहेगा। सालिम अली इस बात से दुखी थे। लेखक का कहना है कि सालिम अली की यह अंतिम यात्रा है, उनकी मृत्यु हो चुकी है। सबसे आगे सालिम अली और उनके पीछे सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सपनों का एक झुंड सवार है। वह प्रकृति की खामोश वादियों में विलीन होने जा रहे हैं। अब उन्हें कोई रोक नहीं सकता है, कोई वापस लौटा नहीं सकता है। ऐसा लगता है मानो वे कोई पक्षी हों जो मौत की गोद में जा बसे हों। कि लोग पक्षी को आदमियों की नज़र से देखते हैं। सालिम अली किस बात से दुखी रहते थे कि जो लोग हैं वो पक्षियों को आदमियों की नज़र से देखते हैं। वे झरने, पहाड़ों, जंगलों को भी इस दृष्टि से देखते हैं। ऐसे में वे इनके मधुर संगीत का अनुभव नहीं कर पाते। लेखक का मानना है कि इतिहास में पता नहीं कब कृष्ण ने वृंदावन में नाना प्रकार की क्रीड़ाएं की और कब मधुर स्वर में बंसी बजाई कि वृंदावन संगीतमय हो उठा। पर आज वृंदावन जाने पर यमुना का सांवला पानी सारे घटना की याद दिला देता है। तो लेखक यह कह रहा है कि यह प्रमाणित नहीं किया जा सकता है कि कृष्ण ने कब वृंदावन में रासलीला रचाई थी, जिससे सारा वृंदावन संगीतमय होकर रोमांच उत्पन्न करता होगा। सभी लोग बंसी की मधुर धुन सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते होंगे। वे आज भी जब यमुना का सांवला जल वृंदावन में देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कृष्ण यहाँ आकर बंसी के जादू से पूरे वृंदावन को संगीतमय कर देंगे। वृंदावन कभी भी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली नहीं हुआ। लेखक क्या कहता है कि कृष्ण की बांसुरी से उत्पन्न जादू से वृंदावन कभी खाली नहीं हो सकता है। कमजोर शरीर वाले सालिम अली की मृत्यु लगभग 100 साल की उम्र में हुई। उनकी मौत कैंसर से हुई। इस उम्र में भी उनकी आंखों की ज्योति अच्छी थी, जो पक्षियों की हिफाजत के लिए कटिबद्ध थी। वे अपनी मृत्यु के निकट तक पक्षियों के बारे में जांच पड़ताल करते रहे। सालिम अली प्रसिद्ध बर्ड वाचर थे। एकांत के क्षणों में प्राकृतिक दृश्यों को देखने में खोए रहते थे। तो यहाँ लेखक क्या कह रहे हैं कि जो सालिम अली थे वो बहुत ही कमज़ोर काया वाले व्यक्ति थे और वे 100 वर्ष तक जीवित रहे, लेकिन लंबी लंबी यात्राओं ने उन्हें थका दिया था, उन्हें कमज़ोर कर दिया था।
शायद कैंसर जैसे असाध्य रोग से पीड़ित होकर उनकी मृत्यु हुई, परंतु अंतिम सांस तक उनकी आंखों की ज्योति पक्षियों की तलाश और सुरक्षा के प्रति समर्पित थी। उनकी आंखों पर चढ़ी दूरबीन अंतिम समय में ही उतरी। उन्होंने अपनी यह दुनिया अत्यंत परिश्रम से बनाई थी। प्रकृति में उनके लिए अपनी हंसती खेलती रहस्यमयी दुनिया थी, जिसे उन्होंने अपनी जीवन संगिनी तहमीना की मदद से बनाई थी। वे पक्षी प्रेमी होने के साथ साथ पर्यावरण प्रेमी भी थे। वे केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तान हवा के झोंके से बचाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मिले। मतलब वो पर्यावरण की देखभाल की भी उनको चिंता रहती थी। उनकी चिंता देख मिट्टी की सौंधी खुशबू का असर जानने वाले प्रधानमंत्री की आंखें भर आई। आज न चौधरी चरण सिंह जिंदा है और न पर्यावरण प्रेमी सालिम अली। तो लेखक क्या कह रहा है कि सालिम अली जो थे उनको चिंता थी कि रेगिस्तानी हवाओं के कारण जो साइलेंट वैली है उसको खतरा है, जिसके लिए उन्होंने उस समय के जो प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह से एक बार उनसे मिले और अपनी चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री गांव की मिट्टी में पले बढ़े थे, इसलिए सालिम अली की पर्यावरण संबंधी बातें सुनकर वे भावुक हो उठे थे। इसलिए सालिम अली की बात से वो भावुक उठे। वो जानते थे कि ग्रामीण मिट्टी पर जल की बूंदों का क्या महत्व होता है, परंतु आज दोनों में से कोई भी नहीं है हमारे बीच। तो ऐसे में प्रकृति, पर्यावरण और पक्षियों की चिंता कौन करेगा? सालिम अली की आत्मकथा का नाम फॉल ऑफ स्पैरो है। इसी बात से प्रसिद्ध अंग्रेजी साहित्यकार D.H. लॉरेंस की मृत्यु के बाद की बात याद आ गई। कुछ लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा से लॉरेंस के बारे में कुछ लिखने को कहा। फ्रीडा का जवाब था कि उनके पति के बारे में उनसे ज़्यादा उनकी छत पर बैठने वाली गौरैया जानती है। तो जाबिर हुसैन क्या कहते हैं कि जो लॉरेंस थे, फॉल ऑफ स्पैरो जो थी वो किसकी? सालिम अली की आत्मकथा थी। और उसमें जो सालिम अली के जीवन की पक्षियों का जीवन था, जो सालिम अली का जीवन था पक्षियों का जीवन था, क्योंकि उनके पीछे लिए उनका जीवन समर्पित था। दोनों एक दूसरे के पर्याय थे। इस संदर्भ में D.H. लॉरेंस के एक प्रसंग को याद करते हुए कहते हैं कि D.H. लॉरेंस की जब मृत्यु हो गई और उनकी पत्नी से कहा गया कि अपने पति के बारे में आप कुछ कहिए या कुछ लिखिए, तो फ्रीडा ने यह कहकर टाल दिया कि मेरे पति के बारे में मुझसे अधिक मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया जानती है। क्यों कहा उन्होंने ऐसा? क्योंकि जो लॉरेंस है वो ज़्यादा समय छत पे गौरैया और पक्षियों के साथ अपना समय व्यतीत करते थे। इस तरह लॉरेंस और सालिम अली दोनों ही पक्षी प्रेमी थे। इसके द्वारा लेखक यह कहना चाह रहे हैं कि दोनों ही पक्षी प्रेमी थे और पर्यावरण प्रेमी थे। बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाली गौरैया, सालिम अली की एयरगन से एक गौरैया घायल हो गई थी। उन्हें जीवन भर के लिए नई नई खोज और नए नए रास्तों की ओर ले गई। उसी दिन से वे पक्षियों के विषय में रुचि लेने लगे, प्राकृतिक रहस्यों को जानने के लिए नित नई ऊंचाइयां छूने लगे। वे भी लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जीवन के प्रतिरूप बन गए थे। सालिम अली आजीवन भ्रमणशील रहे, यानी पक्षियों के लिए वो यहाँ से वहाँ घूमते रहे। उनकी यायावरी देख के लगता है कि वे आज भी पक्षियों को ही खोज में निकले हैं। तो लेखक ने क्या कहा कि बचपन की एक घटना से क्या हुआ था कि वे पक्षी प्रेमी बन गए और सालिम अली निरंतर भ्रमण करते रहे। आज भी ऐसा लगता है मानो पक्षियों की खोज में निकले हैं सालिम अली और गले में दूरबीन लटकाए अभी आ जाएंगे। लेखक को लग रहा है उनकी मृत्यु के बाद भी कि सालिम अली कहीं नहीं गए हैं और कुछ ही देर में अपने गले में दूरबीन लटकाए जानकारी लिए वापस आ जाएंगे। लेखक पूछता है कि तुम लौटोगे ना सालिम अली? सांवले सपने अर्थात धुंधली स्मृति, मतलब किसी की याद, किसी की, जैसे लेखक ने सालिम अली की याद में लिखा है तो धुंधली स्मृति, लेकिन यहाँ पर मनमोहक इच्छाओं का प्रतीक है। सपने हमेशा रहस्य और जिज्ञासा से भरे होते हैं। इस निबंध के माध्यम से सालिम अली की याद को ताज़ा बनाए रखना एक प्रमुख उद्देश्य है। लेखक यह भी बताना चाहता है कि जो सपने सालिम अली ने देखे थे वे उनके अपने सपने थे, मौलिक थे। वैसा सपना देखना सबके बस की बात नहीं है। लेखक को पक्षी प्रेमी सालिम अली के सपनों की याद आती है। इस प्रकार यह पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद।